अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान के अंदर एग्ज़ाम का सीज़न शुरू हो चुका है। अब प्रॉब्लम ये है कि एग्ज़ाम सर पे आ चुके हैं मगर सिलेबस की मुकम्मल तौर पे तैयारी नहीं। प्रॉब्लम ये है कि कल पढ़ लूंगा कहते पूरा साल गुजार दिया। अब वो कल तो ना आ सका मगर एग्ज़ाम आ गए। अब दिन ब दिन स्ट्रेस का लेवल बढ़ता जा रहा है कि अगर एग्ज़ाम अच्छे ना हुए तो घर वालों को क्या जवाब दूंगा, अगर मार्क्स अच्छे ना आए तो खानदान में सुरखरू कैसे होगा, अगर परसेंटेज अप टू द मार्क ना आई तो फ्रेंड सर्कल में अपना सीना चौड़ा करके कैसे चलूंगा। इफ यू आर समवन के जिसके एग्जाम 1, 2 या 3 माह बाद आने वाले हैं मगर सिलेबस की तैयारी नहीं, इफ यू आर समवन के जो पढ़ने बैठता है मगर फोकस नहीं कर पाता, इफ यू आर समवन के जिसको छोटे से टॉपिक को तैयार करने के लिए काफी ज्यादा टाइम लग जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए। आज की इस वीडियो में मैं आपसे ऐसे सीक्रेट ट्रिक शेयर करूंगा कि जिनके इस्तेमाल से आपकी न सिर्फ इफेक्टिवनेस में इजाफा होगा बल्कि आप थोड़े वक्त में ज्यादा सिलेबस को भी कवर कर पाएंगे। तो चलिए बात करते हैं। इफ यू आर समवन के जिसके एग्जाम्स बहुत ज्यादा करीब हैं मगर उसकी एग्जाम के लिए तैयारी नहीं, द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज टू डिवाइज अ स्टडी प्लान फॉर योरसेल्फ। अपने लिए एक रोड मैप लाजमी तौर पे बनाएं कि जिसको फॉलो करते हुए आप अपने टारगेट्स या अपनी मंजिल को अचीव कर सकें। अब मैं आपसे पूरे दिन की ऑलरेडी रूटीन तो शेयर नहीं कर सकता कि 2 बजे से लेके 3 बजे तक ये कर ले, 3 बजे से लेके 4 बजे तक ये कर लें, क्योंकि ये हर स्टूडेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं हो सकता। हर स्टूडेंट की रूटीन अलग है, अंदाज अलग है, जरूरियात अलग है, लेकिन एक जनरल टाइम डिवीजन जो कि पूरे दिन की हो सकती है वो मैं आपसे जरूर शेयर कर सकता हूँ। अब आप लोगों के पास दिन में 24 घंटे होते हैं जिसके अंदर 8 घंटे आपने अपनी नींद को लाजमी तौर पे देने हैं। 24 घंटों में से 8 घंटे अपनी नींद के लिए लाजमी तौर पे निकालें। याद रखें जो कि इन दिनों के अंदर आपने पढ़ाई की तरफ ज्यादा तवज्जो देनी है, तो ये वो वक्त होगा जिसके अंदर आप अपनी नींद और अपनी डाइट के साथ कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। अब अगर आप ये कहें कि मैं इन दिनों 8 घंटे नहीं बल्कि 4 घंटों की नींद के साथ सोऊंगा और बकिया जो टाइम है अपनी पढ़ाई को दूंगा, तो यहाँ पर एक बात समझने की जो जरूरत है वो ये है कि 4 घंटों की नींद के साथ ना आप एक्टिवली पढ़ सकेंगे ना ही आपकी वो इफेक्टिवनेस रहेगी। आपको अपने आप को प्रॉपर स्लीप एंड प्रॉपर डाइट देने की जरूरत है ताकि जब आप जागें तो आप अपनी पढ़ाई के ऊपर मैक्सिमम फोकस कर सकें। 24 घंटों में से 8 घंटे आपकी नींद के लिए निकल गए, बाकी आपके पास 16 घंटे बचे। इन 16 घंटों में से 8 घंटे आप कुछ भी करें, आप कॉलेज जाएं, आप अकेडमी जाएं, आप कोई गेम खेलें, आप टिकटॉक इस्तेमाल करें, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू इन दोज 8 आवर्स। लेकिन जो आपके पास लास्ट 8 आवर्स हैं इनको आपने अपनी पढ़ाई के लिए डिवोट करना है। इन 8 घंटों को आप मजीद आगे 3 सेशन के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। आपका पहला स्टडी सेशन 3 घंटे का, दूसरा स्टडी सेशन 3 घंटे का और तीसरा स्टडी सेशन 2 घंटे का हो सकता है। इन 8 घंटों में से 7 घंटे आप उस पार्ट ऑफ द सिलेबस को तैयार करने के अंदर लगाएं जो कि आपको पहले नहीं आता, और आखिरी 1 घंटा जो आपने पूरे दिन के अंदर तैयार किया है उसको रिवाइज करने के लिए इस्तेमाल करें। अब अगर आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, ये इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं, ये ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं और आपके पेपर्स को 1, 2 या 3 महीने रह चुके हैं, तो ये 8 घंटे की रूटीन आपके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव साबित हो सकती है। लेकिन अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे पीएमएस हो गया या सीएसएस हो गया, तो आप अपने स्टडी आवर्स को अकॉर्डिंगली बढ़ा सकते हैं। अब स्टडी टाइम टेबल को लेके एक बड़ा ही कॉमन सवाल के रात को पढ़ना ज्यादा इफेक्टिव साबित हो सकता है ये सुबह के अंदर। अब इस सवाल का जवाब बेसिकली स्टूडेंट के मुताबिक होता है। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि रात के वक्त ज्यादा फोकस से पढ़ सकते हैं और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि मॉर्निंग के अंदर ज्यादा इफेक्टिवली पढ़ सकते हैं। बट अगर आप मैट्रिक, इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं तो मैं जाती तौर पर आप लोगों को नाइट स्टडी रिकमेंड नहीं करूंगा। आप कोशिश करिए कि आप मैक्सिमम 10 या 11 बजे सो जाएं और मॉर्निंग के अंदर जल्दी उठ जाएं ताकि आप इफेक्टिवली अपनी पढ़ाई को लेके चल सकें। अब जो ह्यूमन ब्रेन है वो एक मशीन की तरह होता है। अब जब उसे पूरा दिन इस्तेमाल करते हैं तो रात तक उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। उसको अपनी एनर्जी को रीगेन करने के लिए, रिचार्ज होने के लिए रेस्ट रिक्वायर्ड होता है। जब आप पूरे दिन के इस्तेमाल के बाद रात को पढ़ने बैठते हैं तो आपकी वो इफेक्टिवनेस नहीं रहती जो कि आपको सुबह उठ के फ्रेश होने पर मिलती है। अब ये जो 8 घंटे का स्टडी प्लान है जो कि 3 सेशन पर मुश्तमिल है, आप इसको वक्फों के साथ लेके चल सकते। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपने 3 से 6 बजे तक पढ़ा तो आप उसके बाद 1 घंटे का
ब्रेक कर सकते हैं इससे पहले आप अपना सेकंड सेशन स्टार्ट करें। स्टडी टाइम टेबल को फॉलो करने के अंदर आपने डिसिप्लिन का मुजाहिरा लाजमी तौर पे करना है। वो टाइम जो आपने अपनी पढ़ाई के लिए फाइनल कर लिया वो 3 से 6 है, वो 6 से 9 है, आपने उसको हर हाल में फॉलो करना है, नो मैटर व्हाट हैपेंस। इस डिसिप्लिन के साथ ही आप अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। नंबर 2, फॉलो 80-20 प्रिंसिपल। 80-20 प्रिंसिपल को इस मिसाल से समझने की कोशिश करिए। इमेजिन करिए कि अगर आपका एक दोस्त आपको कहता है कि आओ यार किसी टूर पे चलते हैं। अब वो टूर 1 हफ्ते का है और उसके लिए कोई चार्जेस, कोई कंट्रीब्यूशन या कोई खर्चा नहीं है। सिर्फ एक शर्त है कि आप अपने साथ सिर्फ एक छोटा सा बैग लेके जा सकते, इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं है। अब घर जाते हैं और सोचने लग जाते हैं कि उस छोटे से बैग के अंदर ऐसी कौन सी चीज लेके जाएं जो कि पूरे हफ्ते के लिए आपके लिए काफी हो। वो आपका सबसे ज्यादा अहम कोई लिबास हो सकता है, आपकी कोई मेडिसिन हो सकती है, कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जिसके बगैर आपका गुजारा नहीं है। अब ये बात तो बड़ी सर्टन है कि अगर आपके एग्जाम से पहले 1, 2 या 3 महीने का टाइम बचा है, आप इतने लिमिटेड टाइम के अंदर अपने 100% सिलेबस को 100% नहीं कर सकते। आपको सबसे पहले अपने पूरे सिलेबस के इंपॉर्टेंट पोर्शन को क्लियर करना पड़ेगा, जो कि आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। अब 80-20 प्रिंसिपल हमें उस 20% ऑफ द सिलेबस के ऊपर फोकस करने के लिए कहता है कि जिसका पेपर के अंदर इम्पैक्ट 80% तक हो सकता है। यानी कि इस रूल के मुताबिक आपके एग्जाम के अंदर 80% ऑफ द क्वेश्चन सिर्फ 20% ऑफ द सिलेबस में से आते हैं। 80-20 का ये रूल 1906 के अंदर एक इटालियन इकोनॉमिस्ट जिनका नाम विल्फ्रेडो परेटो था ने इंट्रोड्यूस करवाया, जब उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि इटली के अंदर 80% ऑफ द लैंड सिर्फ 20% ऑफ द पॉपुलेशन की मलकियत है। 80-20 प्रिंसिपल सिर्फ हमें एग्जाम्स के अंदर ही नहीं मिलता, बल्कि ये कई और जगहों पर भी एप्लीकेबल है। जैसे मिसाल के तौर पर दुनिया की 80% दौलत सिर्फ 20% लोगों के पास है। किसी भी ऑफिस के अंदर सिर्फ 20% एम्प्लॉय ही 80% ऑफ द वर्क करते हैं। आप अपने 20% कपड़ों को 80% ऑफ द टाइम पहनते हैं। दुनिया के 80% लोग सिर्फ 20% कंट्रीज में रहते हैं। दुकानों के अंदर 20% ऐसा सामान होता है जो कि 80% ऑफ द टाइम बिकता है। अब ये रूल हमें बताता है कि आपके सिलेबस में से 20% ऐसा सिलेबस है जो कि 80% ऑफ द टाइम आपके पेपर में आता है। अगर आप कम पढ़ के ज्यादा मार्क्स लेना चाहते हैं तो आपको उस 20% सिलेबस तक पहुंचना पड़ेगा। अब उस 20% सिलेबस को तलाश करने के लिए आपके पास मेनली 3 सोर्सेज हैं। नंबर 1, आप मार्केट के अंदर मिलने वाले पास्ट पेपर्स को खरीदिए और उन पास्ट पेपर्स के अंदर वो सवाल जो कि रिपीटेडली बार बार आ रहे हैं उनको नोट डाउन करिए। नंबर 2, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के सब्जेक्ट टीचर से मिलिए और उनसे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सिलेबस है वो जानिए। अगर उनके कोई इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सिलेबस के बने हुए नोट्स भी हैं, आप उनसे वो नोट्स भी रिक्वेस्ट कर लीजिए। अब अगर आप पास्ट पेपर्स का एनालिसिस नहीं कर पाए, किसी टीचर से मुलाकात नहीं कर पाए, तो तीसरी या आखिरी सोर्स जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो इंटरनेट है। आप इंटरनेट के ऊपर एवं यूट्यूब सर्च बार के अंदर आप सिंपली अपने सब्जेक्ट के साथ पास्ट पेपर एनालिसिस लिखेंगे तो आपको कई ऐसे रिजल्ट मिल जाएंगे जहां पर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन से ऐसे सवाल हैं जो कि रिपीटेडली आपके पेपर के अंदर आते हैं। मिसाल के तौर पर अगर अपने इंग्लिश के पास्ट पेपर्स देखने हैं तो आप यूट्यूब सर्च बार के ऊपर या गूगल के ऊपर आप सिंपली इंग्लिश पास्ट पेपर एनालिसिस लिख सकते हैं और उससे आगे आने वाले रिजल्ट से आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन से वो सवालात हैं जो कि बार बार आपके पेपर में आते हैं। आप सिर्फ उन 20% क्वेश्चंस को तैयार करके अपनी प्रिपरेशन को एक अच्छा खासा बूस्ट दे सकते हैं। अब अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के अंदर वो 20% सिलेबस जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको आप पहले तैयार कीजिए और जो बाकी सिलेबस है उसको टाइम बचने पर बाद में तैयार कर लीजिए। नंबर 3, क्रिएट अ स्टडी ओरिएंटेड एनवायरनमेंट। अगर आप थोड़े वक्त के अंदर ज्यादा इफेक्टिवली अपने सिलेबस को तैयार करना चाहते हैं तो आपको अपने आप को एक कंप्लीट लर्निंग एनवायरनमेंट देना पड़ेगा। याद रखें कि आपकी सराउंडिंग का साइकोलॉजिकली आपकी जात पर बहुत ज्यादा
इम्पैक्ट होता है। अगर आप अपने आप को एक पढ़ाई का माहौल देंगे तो आप अपनी पढ़ाई के ऊपर ज्यादा फोकस करने के काबिल हो जाएंगे। कोशिश करें कि आप कमरे में अकेले बैठ के पढ़ें, जहां पर आपकी स्टडिंग स्पेस को डिस्टर्ब करने की पॉसिबिलिटी मिनिमम हो। जब आप पढ़ने बैठे तो अपने पास सिर्फ वही चीजें रखें जो कि आपके सब्जेक्ट से रेलिवेंट है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप फिजिक्स को बैठ के तैयार कर रहे हैं तो उस वक्त केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश की किताब आपके पास होना जरूरी नहीं। उस वक्त आप फिजिक्स से रेलिवेंट चीजें सिर्फ अपने पास रखें। अब साइकोलॉजिकली अगर आप फिजिक्स को बैठ के पढ़ रहे हैं और आपके सामने केमिस्ट्री, बायो या इंग्लिश की किताब पड़ी हुई है तो आपके जहन के अंदर ऑटोमेटिकली ये ख्याल आएंगे कि मुझे फिजिक्स को जल्दी करना है, मैंने बाद में केमिस्ट्री तैयार करनी है, अच्छा मैं फिजिक्स को बाद में कर लूंगा, पहले मैं इंग्लिश पढ़ लेता हूँ। तो आपके डिस्ट्रैक्ट होने के चांसेस उस वक्त ज्यादा हैं। जब आप पढ़ने के लिए बैठे तो कोशिश करें कि वो चीजें जो आपके सब्जेक्ट से ही रिलेटेड है आप उनको अपने पास रखें। कोई भी इररिलेवेंट चीज या इररिलेवेंट मटेरियल आपके पास नहीं होना चाहिए जो कि आपको आपके फोकस से डिस्ट्रैक्ट करे। नंबर 4, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। अपने स्टडी आवर्स के दौरान हर किस्म की डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करने की कोशिश करें। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप ज्यादा इफेक्टिवली नहीं पढ़ पाते तो उसकी एक मेन वजह यह भी है कि आपकी सराउंडिंग फुल ऑफ डिस्ट्रैक्शन एंड डिस्टर्बेंस है। जिस कमरे में आप बैठे पढ़ रहे हैं वहां पे बार बार किसी का आना जाना है, कभी बच्चे शोर मचाते हैं तो कभी टीवी का शोर आपको पढ़ने नहीं देता, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके पास पड़ा हुआ जो मोबाइल फोन है वो आपको बार बार डिस्ट्रैक्ट करता है। याद रखें आप थोड़े वक्त में ज्यादा सिलेबस तभी कवर कर पाएंगे अगर आप अपने स्टडी आवर्स के दौरान अपने फोकस को मैक्सिमम मेंटेन रखते हैं। अगर आप हर 5 मिनट के बाद अपना फोन पकड़ते हैं, व्हाट्सएप पर रिप्लाई करते हैं, साथ ही व्हाट्सएप स्टेटस देखने लग जाते हैं, साथ ही सोचते हैं कि चलें जरा इंस्टा पे अपने सामने पड़ी हुई किताबों की स्टोरी तो लगा लूं या स्नैपचैट पे जरा एक स्ट्रीक तो भेज लूं, तो याद रखें आप फिर स्नैपचैटिंग ही कर पाएंगे, पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। आपको आपके सक्सेसफुल एग्जाम प्रिपरेशन के लिए अपने स्टडी आवर्स के दौरान मैक्सिमम डिस्ट्रैक्शन को मिनिमाइज करना होगा। अपने मोबाइल फोन को बंद करके साइड पे रख देना होगा और कोई भी ऐसी चीज जो कि आपके स्टडी एनवायरनमेंट को स्पॉइल कर सकती है उसे अपने स्टडी आवर्स के दौरान अवॉइड करना होगा। नंबर 5, सेट डेडलाइंस। अगर आप 3 घंटे के एक सेशन को लेके चल रहे हैं तो अपने आप को डेडलाइन टारगेट्स लाजमी तौर पे दें कि इन 3 घंटों के हर एक घंटे में आपने कितना सिलेबस कवर करना है। अगर आप ये सोच के बैठेंगे कि अच्छा चलो बैठता हूँ 3 घंटे ही पढ़ता हूँ, देखता हूँ कितना पढ़ा जाता है, तो फिर आप देखते रह जाएंगे, आप कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। आपको हर घंटे पर अपने आप को टारगेट देना पड़ेगा कि इस 1 घंटे के अंदर मैंने इतना पार्ट ऑफ द सिलेबस तैयार करना ही करना है। और अगर आप अपने उन टारगेट्स को अचीव कर लेते हैं तो अपने आप को सजाओ जजा देने की आदत जरूर डालें। मिसाल के तौर पे अगर आपने ये कहा कि मैंने 1 घंटे के अंदर इन 3 सवालों को याद करना है तो अपने आप को उस टारगेट को अचीव करने पर एप्रिसिएशन लाजमी तौर पे दें। वो एप्रिसिएशन 5 मिनट का रेस्ट हो सकता है, वो आपकी कोई चॉकलेट हो सकती है, ये कोई भी ऐसी चीज जो कि आपको करना पसंद हो सकता है। और अगर आप उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाते तो अपने आप को सजा देने की भी आदत जरूर डालें। फॉर एग्जांपल अगर सर्दी है और आप कंबल में बैठे हैं तो अपना कंबल उतार दीजिए, अपने आप को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालिए। अगर आप बैठे हुए हैं और टारगेट अचीव नहीं हुआ तो अपने आप को खड़ा कर लीजिए और तब तक बैठना नहीं जब तक आपका वो टारगेट अचीव नहीं होता। अगर आप इस जजा और सजा की आदत को डेवलप कर लेते हैं तो इसके लॉन्ग टर्म आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर बड़े पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं। आपके माइंड को अनकॉन्शियसली इस बात का आइडिया होगा कि अगर मैंने एक टारगेट अचीव किया तो उस पर मुझे एप्रिसिएशन मिलेगी और अगर मैं एक टारगेट को अचीव ना कर पाया तो उस पर मुझे सजा भी मिल सकती है। तो इस बात के इम्कान ज्यादा हैं कि आप ज्यादा एक्टिवली अपने टारगेट को अचीव करने के लिए मेहनत करें, क्योंकि आप ये जानते होंगे कि अगर आपने उस टारगेट को अचीव कर लिया तो आपको कुछ ऐसा जरूर मिलेगा जो कि आपको पसंद है। नंबर 6, सेट रियलिस्टिक गोल। ये बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपने अपने आप को वो टारगेट्स या वो गोल्स देने हैं जो कि रियलिस्टिक हैं या अचीवेबल हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप अपने आप को इनिशियली ये कह दें कि मैंने पूरा साल नहीं पढ़ा मगर अचानक कल से मैंने 16 घंटे पढ़ना शुरू कर देना है तो डेट वोंट बी अचीवेबल, ये रियलिस्टिक नहीं होगा। आप कोशिश करें कि इनिशियली अपने आप को छोटे छोटे टारगेट्स दें और जब वो छोटे टारगेट्स अचीव हो जाएं तो फिर अपने आप को बड़े गोल्स की तरफ लेके जाएं। इसकी मिसाल यूं ही है कि अगर आपने मैथ्स के 3 चैप्टर्स को तैयार करना है, अब आपके मुताबिक अगर वो 3 चैप्टर 3 दिन लेते हैं तो अगर आप अपने
अपने आप को 2 दिन का टारगेट दें तो वो टारगेट अचीवेबल या रियलिस्टिक होगा। मगर अगर आप उन 3 चैप्टर्स को 1 दिन या 3 घंटों के अंदर करने की बात करेंगे तो वो टारगेट अचीवेबल या रियलिस्टिक नहीं होगा और ऐसे टारगेट्स आपको सिर्फ डिसअपॉइंट करेंगे और आपकी एनर्जी को जाया करेंगे। नंबर 7, अवॉइड ओवरथिंकिंग। ऐसे वक्त में जब हम कमरे में अकेले बैठे पढ़ रहे हों, हर तरफ खामोशी हो, तो कभी कभार हमारा अपना जहन ही मुख्तलिफ ख्यालों से हमें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है कि अगर एग्जाम में पास ना हो पाया तो क्या होगा, अगर अच्छे मार्क्स ना आ पाए तो क्या होगा, अगर मेरिट ना बन पाया तो क्या होगा, अगर वालिदैन की उम्मीदों पर पूरा ना उतर पाया तो क्या होगा। या कभी कभार वो अच्छे ख्यालों से हमें खुशामद भी करने की कोशिश करता है कि एक दफा इस स्टडी प्लान से एग्जाम्स को क्रैक कर लूं, सब लोगों का मुंह बंद कर दूंगा। अब जो बात हमें समझने की जरूरत है कि ऐसे वक्त पे हमें अपने ख्यालात को काबू में रखना होगा। हमें पढ़ाई के वक्त सिर्फ पढ़ने पर फोकस करना होगा। जब भी हमारा जहन इधर उधर भटके, हमें अपने आप को झंझोड़ के दोबारा पढ़ाई की तरफ जो है वो लेके जाना होगा। ओवर थिंकिंग के अंदर हम अपनी एनर्जी को ऐसे ख्यालात पर इस्तेमाल कर देते हैं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करते। ओवर थिंकिंग न सिर्फ आपके टाइम को बल्कि आपकी एफर्ट्स और फोकस को भी जाया कर देती है। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि अगर मेरे पास एक प्लास्टिक का ग्लास हो और उस ग्लास के अंदर छोटे छोटे सुराख हो, अब मैं चाहे ऊपर से जितना भी पानी डालने की कोशिश क्यों ना करूं, उन सुराखों की वजह से ग्लास पानी से कभी भी नहीं भरेगा। बिल्कुल इसी तरह हमारी पढ़ाई के अंदर जो ओवर थिंकिंग है वो उन सुराखों का काम करती है। आप चाहे कितना भी टाइम क्यों ना दे लें, आप चाहे कितनी भी एफर्ट क्यों ना डाल लें, आप चाहे जितना भी फोकस करने की कोशिश क्यों ना करें, जब आप ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाते हैं तो आपकी वो तमाम तर एफर्ट, वो फोकस और वो टाइम वो जाया हो जाता है। नंबर 8, प्रीफर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। इफ यू आर समवन के जिसने पूरा साल नहीं पढ़ा और सिर्फ एंड वाले 2-3 माह पढ़ के ही आप अच्छे नंबर लेने की कोशिश कर रहे हैं, एक चीज जिसको आपने समझना है वो ये है कि आपने कंप्लीट सिलेबस को कवर नहीं किया। आप सिलेक्टिव स्टडी के साथ अपने एग्जाम्स को क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि अगर आप 80-20 रूल को फॉलो करते हैं तो आपने मोस्टली उस 20% सिलेबस के ऊपर फोकस किया जिसमें से 80% आपका पेपर आता है। अब यहाँ पे जो बात समझने की जरूरत है वो ये है कि आपने क्वांटिटी नहीं बल्कि क्वालिटी के ऊपर फोकस करना है। आप जितना भी पढ़ते हैं आपने उसको इस लिहाज से पढ़ना है कि उसके अंदर कोई कसर न रहे। अगर इस बात को मैं एक मिसाल देके समझाऊं तो इस बात को इमेजिन करिए कि अगर आपके मैथमेटिक्स के टोटल 10 चैप्टर हैं, आपने सिलेक्टिव स्टडी के तहत सिर्फ 6 चैप्टर्स को तैयार किया। अब वो 6 चैप्टर्स आपको ऐसे तैयार होने चाहिए कि उनमें से आने वाला कोई भी सवाल आपका गलत ना हो। वो 6 चैप्टर आपको ऐसे तैयार होने चाहिए कि आप उन 6 चैप्टर्स में 100% स्कोर कर पाए। अगर आप सिलेक्टिव स्टडी करते हैं और उस सिलेक्टिव स्टडी में तैयार किए गए चैप्टर भी आपको मुकम्मल तौर पे तैयार नहीं होते तो इस बात की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि फाइनल एग्जाम्स में आप अच्छा स्कोर ना कर पाए। एक तो आपने ऑलरेडी सिलेक्टिव स्टडी की और फिर जो आपने तैयार किया आपको वो भी अच्छे से तैयार नहीं है। तो आपने क्वालिटी के ऊपर लाजमी तौर पे फोकस करना है कि आप जितना भी काम करें आप उसको इस अंदाज में करें कि जब वो पेपर में आए तो उसके अंदर आपकी कोई गलती ना हो। आपने क्वांटिटी को नहीं बल्कि आपने क्वालिटी के ऊपर फोकस करना है।